हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस एंड ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। ये डीओई की तरफ से सर्कुलेट हुआ है और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रहने वाला है मिड टर्म एग्जामिनेशन के बेस पर। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर 80 मार्क्स का है और ये आपको 3 घंटे में करना होगा। तो चलिए आज हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहें। पहले इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हमको प्रोवाइड कर रखी, जैसे कि इसमें 5 सेक्शंस होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी ई, और इसमें टोटल हैं इसमें 40 क्वेश्चंस। तो चलिए हम इसमें देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला आपका सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहला इसमें एमसीक्यू हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज़ ए नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, ये हमारे तीनों आते हैं और ये डी ही नहीं है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, बताइए वह कौन सा देश है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री दैट डज नॉट शेयर ए लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो इसमें हमारा आंसर होगा ताजिकिस्तान। भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, यही नहीं है ताजिकिस्तान। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पहला है भीमराव अंबेडकर, बी है हमारा राजेंद्र प्रसाद, फिर जयपाल सिंह या महात्मा गांधी। तो हमारे महात्मा गांधी जी नहीं थे इसमें। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें होगा डी, महात्मा गांधी। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। फिर इसमें गलत मिलान का पहचान कीजिए। तो हमारा इसमें गलत मिलान, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। थर्ड, जॉन लॉक शासक, ये हमारा गलत है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी। फिर हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी। विच वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस अंटिल 1794, इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए, लेवर। फिर है टाइल से आप क्या समझते हैं। टाइल से आप क्या समझते हैं, सीधे राज्य को अदा किया जाना वाला कर, टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। हमारा 7th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और दूसरा है कारण। तो हमारा पहला संकल्पना क्या है, अरुणाचल एवं गुजरात के समय 2 घंटे का अंतर है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और कारण है हमारा भारत की मानक समय का रेखा मान 80 डिग्री 30 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे दोनों सही है। तो इसमें क्या लिखा है, संकल्पना से सही है, एफ कारण क्या गलत है, नहीं सी भी नहीं होगा। इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए, संकल्पना से एफ कारण दोनों सही है, एफ कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे आप जानते होंगे अरुणाचल एवं गुजरात के समय 2 घंटे का अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा गुजरात है ये हमारा वेस्ट साइड आता है और अरुणाचल हमारा नॉर्थ साइड आता है, तो वहाँ तक रोशनी आते आते 2 घंटे का समय रहता है। इन दी क्वेश्चन, ये इसका ए होगा। 8th है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है। इसमें होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। लोकतंत्र लोग खुद का स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे की तुलना में टकराव से ज़्यादा अच्छे से सुलझाती है और लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ये हमारे इसमें तीनों सही है, तो मतलब डी होगा हमारा आंसर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर हमें एक और संकल्पना दे रखी और कारण भी, चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। जिन देशों के पास संविधान है वह देश लोकतांत्रिक हो यह जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर है हमारा 10 क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था, वो था 3 स्टेट में, ऑप्शन सी। ठीक है। फिर नीचे दिए फिर एक और हमारे 11th क्वेश्चन में एक संकल्पना और कारण दिए हैं, इनको भी पढ़ना है, फिर इनके आंसर देने हैं। तो पहले हमारी संकल्पना है, गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुतायत पाई जाती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए, संकल्पना से और कारण दोनों सही हैं, उसकी सही व्याख्या करता है। इंग्लिश वालों के लिए भी ए। फिर 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का रोजगार का सुनिश्चित किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में, सी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर हमारा 13 एक है, इसमें हमारा एमसीओ फिल इन द ब्लैंक, पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया वो डैश है,
इसमें होगा हमारा कृषि, फार्मिंग इंग्लिश में, हिंदी में कृषि और इंग्लिश में फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। फिर हमारा 14, रेखांकित तथ्यों का सही कारक बताइए। मतलब द बुक ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉज बाय रिटन रोजी रूसो। तो ये हमारा ऑप्शन, मतलब ये रूसो ने नहीं लिखा था, ये हमारा मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसमें फॉल्स होगा। 15 हमें बताना है ट्रू फॉल्स। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। फिर हमारा 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार है। ठीक है, पढ़ते हैं। दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है। वह प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उनकी आय से अधिक है। तो ये एक अनएम्प्लॉय वाली बात है, ये वो बेरोजगार है। फिर हमारा 17 क्वेश्चन, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। तो ये हमारा एक इक्वलिटी या रिस्पेक्ट की बात मानी जाती है। जैसे अगर कोई सम्मान दे रहा है, वो बराबरी का हक है, तो उसको हम इक्वलिटी या रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर है अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई डैश ने की। तो ये हमारे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। फिर हमारा 19 क्वेश्चन, महिमा मालाबार तट पर है। वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर। बताइए वर्तमान में महिमा भारत के किस मैदान तट पर है। तो जैसे कि वो महिमा मालाबार तट पर है, ठीक है। इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तट मैदान पर है या पश्चिमी मैदान तट पर है। तो वह है पश्चिमी तटीय मैदान पर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर है वो। ये रहा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मालबार कोस्ट वहीं पे आता है। समानता शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वर्ड इक्वलिटी। एंड सेकंड क्वेश्चन इसी में अथवा में है, न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, समानता का तात्पर्य सभी को समान अवसर प्रदान करना और लोगों को भेदभाव से बचाना। इंग्लिश में क्या लिखा है? इक्वलिटी मीन्स प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन एंड प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये हो जाएगा हमारा 20 का आंसर। एंड फिर इसमें अथवा में भी एक दे रखा था और में कि न्याय का अर्थ यह है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। द मीनिंग ऑफ जस्टिस इज़ दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड बी गिवन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। चलिए हम अपना 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है हमारा? मानव पूंजी का क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज़ ह्यूमन कैपिटल इम्पोर्टेंट। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। 21 का हमारा आंसर होने वाला है, मानव पूंजी कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों का कार्य और गतिविधियों को अधिक कुशलतापूर्ण और प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाती है, जिसमें कंपनियों के लिए उत्पादकता और लाभप्रदता से वृद्धि हो सकती है। जैसे कि इसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। इट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म टास्क एंड एक्टिविटीज़ मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, विच कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर कंपनीज। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। अब हमारा 23 क्वेश्चन, लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क लिखिए। राइट एन आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। चलिए इसका आंसर भी हम देखते हैं। 23 का आंसर होगा हमारा, लोकतंत्र के विरोध तर्क यह है कि पहला है हमारा, नेताओं में परिवर्तन अस्थिरता पैदा करता है। और सेकंड है हमारा, देरी अक्सर इसलिए की जाती है क्योंकि लोकतंत्र में कई लोगों से सलाह लेनी पड़ती है। इंग्लिश में द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज़ दैट, फर्स्ट है चेंज इन लीडर्स क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी। एंड फिर है सेकंड, डिलेज आर ऑफन मेड बिकॉज मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन है हमारा, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं।
24 का हमारा आंसर होने वाला है बेरोजगारी शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन काम पाने में असमर्थ होता है, ठीक है, उसे काम नहीं मिलता, तो जब वो असमर्थ रहता है। तो इंग्लिश में क्या है, टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर ए पर्सन एक्टिवली सर्चेज, वह ढूंढता है फॉर एम्प्लॉयमेंट बट इज़ अनेबल टू फाइंड वर्क, उसे वो नहीं मिलता, तो यही एक बेरोजगारी है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दी टर्म सोशलिज्म। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। समाजवाद वह सिद्धांत है जो किसी संपत्ति या प्राकृतिक संसाधन पर जनता या जनता के नियंत्रण पर जोर देता है। सोशलिज्म इज द प्रिंसिपल दैट एम्पेजेज इन द कंट्रोल ऑफ मैसेज और पब्लिक ओवर ए प्रॉपर्टी और ए नेचुरल रिसोर्स। चलिए अपना 26 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 26 क्वेश्चन है, सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताइए, और अथवा में है नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु नदी जो है उसकी तंत्र की एक नदी का नाम बताओ कोई से भी। तो पहला तो हमारी आ जाती है या तो झेलम या चिनाब या फिर रावी, और रावी हो सकती है, और आपकी व्यास, और फिर एक है हमारी सतलुज, ठीक है, सतलुज ये हो गई हमारी सतलुज। और फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन में अथवा में नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है, तो वो है हमारी दरार घाटी, ठीक है। अब है हमारा 27 क्वेश्चन, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। चलिए इसका आंसर भी हम देखते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड पावर, सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोटिंग एंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड दी पावर। जैसे कि क्या लिखा है इसमें, लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जहां निर्वाचित प्रतिनिधि सत्ता संभालते हैं, नागरिक मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं और ये चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता पर काबिज होते हैं। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा खंड ख मतलब सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 नंबर के आपके इसमें है क्वेश्चंस। तो आपका 28 क्वेश्चन क्या है, 28 क्वेश्चन है, सोवियत संघ रूस में स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम कैसे लागू किया गया था। तो हमको ये बताना है, हाउ वाज स्टालिन्स कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि कैसे किया था। हमारा 28 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, अनाज आपूर्ति की भारी कमी और उत्पादन के पुराने तरीकों के कारण स्टालिन ने सामूहिकता कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को कोलखोज नामक सामूहिक खेती पर खेती करने के लिए मजबूर किया गया और समूहीकरण कार्यक्रम के विरोध करने वालों की कड़ी सज़ा दी गई और कई लोगों को निर्वासित कर दिया गया। जैसे ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन सप्लाईज और आउटडेटेड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टालिन इंट्रोड्यूस द कलेक्टिवेशन प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम peasants were forced to cultivate on collective farms called as kolkhos. Those who resisted collectivization program were severely punished and many were deported and exiled. यहाँ पे आपका क्वेश्चन 28 का आंसर होता है कंप्लीट। हम चलते हैं 29 की तरफ। हमारा 29 क्वेश्चन है, किसी देश को मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भारत की मानक समय रेखा मान बताइए। और वाई डज एनी कंट्री नीड स्टैंडर्ड टाइम, मेंशन द स्टैंडर्ड मर्डियन ऑफ इंडिया। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, हमें भारत के लिए एक मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि इसके सभी स्थानों पर एक ही समय हो। मानक मध्याह्न रेखा अपने देशांतर 82 डिग्री 30 पूर्व और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरने के साथ भारत का मानक समय निर्धारित करती है। We need a standard time for Indian because it ensures that all its locations have the same time. The standard meridian with its longitude of 82 degree 30 and passage through Mirzapur in Uttar Pradesh and determines India's standard time. ये होता है हमारा 29 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। कथन का विश्लेषण कीजिए। और अथवा में है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है।
कथन का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ थोज इलेक्टेड बाय द पीपल। एनालाइज द स्टेटमेंट। फिर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। एनालाइज द स्टेटमेंट। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं 30 का। 30 क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए। माना जा रहा है कि ऐसा करते हुए वह लोगों की आवाज़ और हितों का ध्यान में रखेंगे। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वालों के हारने की उचित संभावना हो। 30 इंग्लिश में इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ those elected by the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind voices and interest of the people. Democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. चलिए अपना नेक्स्ट, हाँ इसमें अथवा भी था और में और भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, जैसे कि लोकतंत्र एक राजनीतिक संरचना है जिसमें लोग सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने बीच से सदस्यों का चुनाव करते हैं, जैसे कि संसद। इसे बहुमत शासन भी कहा जाता है और यह सत्ता विरासत में नहीं मिल सकती। जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है, प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं और मतदाता अपने सदस्यों को चुनाव करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए क्योंकि सफल होने के लिए सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्र में वो सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा सके। बहुत ही अच्छा आंसर बताया। डेमोक्रेसी इज़ ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन विच पीपल डायरेक्टली एक्सरसाइज पावर ऑन इलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम अमोंग themselves टू रिप्रेजेंट द पीपल सच एज ए पार्लियामेंट. It is also called the majority rule. Her cannot inherit the power. People are choosing their representatives. Representative participates in an election and the voters elect their members. Election must be free and fair in democracy since everyone must have an equal opportunity to succeed. The ruling party in a democracy should not be able to interfere in elections so that elections can be held in a free and fair manner. चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा 31 क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है और उदाहरण सहित बताइए। अपने और अथवा में दे रखा है, अपने क्षेत्र में की जाने वाली किन्हीं 5 गैर कृषि क्रियाकलापों को सूची बनाइए। इंग्लिश में व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन हाउ मैनी पार्ट्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। और अथवा में है और में लिस्ट 5 मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ योर एरिया। चलिए 31 क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है, समझते हैं और उनके कुछ वर्गों में विभाजित क्या उदाहरण भी देने हैं। चलिए, मानवीय गतिविधि जो आय उत्पन्न करती है आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। आर्थिक गतिविधियां की 4 बुनियादी श्रेणियां हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र जो कच्चा माल है, और द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग और विनिर्माण शामिल है, और तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवाएं, और चतुर्थार्थ क्षेत्र है हमारा जिसमें हम ज्ञान क्षेत्र से भी अपील करते हैं। आर्थिक गतिविधियों को भी हम जाने वाली गतिविधि की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इंग्लिश में ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट जनरेट इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देयर आर 4 बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला प्राइमरी सेक्टर विच इज़ ए रॉ मटेरियल, द सेकेंडरी सेक्टर विच इंक्लूड इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, और टेरिटरी सेक्टर इज़ सर्विसेज, एंड फिर है हमारा 4th द क्वांटरी सेक्टर विच वी आल्सो कॉल द नॉलेज सेक्टर है वो। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासीफाई हैज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी कैरी आउट। हमारा 31 क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ ख़त्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक और भी रह गया है हमारा, वो भी हम देख लेते हैं साथ में। गैर कृषि गतिविधि में हस्तशिल्प, घरेलू और गैर घरेलू लघु स्तरीय विनिर्माण, निर्माण, खनन या उत्खनन या मरम्मत, परिवहन या सामुदायिक सेवा आदि जैसे विभिन्न उद्यम शामिल हो सकते हैं। जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड वेरियस वेंचर्स लाइक हैंडीक्राफ्ट, हाउस होल्ड एज वेल, नॉन हाउस होल्ड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या क्वेयरिंग या रिपेयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी सर्विस या ETC एटसेट्रा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सेक्शन C लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये 4 मार्क्स के रहने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है? और अथवा में है
जैसे पहले इंग्लिश में वाई इज़ द हिमालयस कंसिडर एज द मून फॉर इंडिया, और अथवा में है प्रायद्वीप भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारा 32 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, हिमालय भारत के लिए एक वरदान के रूप कार्य करता है क्योंकि वह ठंडी साइबेरियाई हवाओं में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। वे भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्पर्श देते हैं। वे पीछे से आने वाली मानसूनी हवाओं को तिब्बत में घुसने से रोकते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर हवाओं को अपनी नमी छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इंग्लिश में द हिमालयाज एक्ट एज एन बून ओवर इंडिया एज दे एक्ट एज ए बैरियर टू कोल्ड साइबेरियन वाइंड्स। They give tropical touch to the climate of India. They stop rear-bearing monsoon winds from crossing into Tibet and force the winds to shed their moisture within Indian subcontinent. हमारा और क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे मूल्यवान धातु भंडार का घर है जिसमें लोहा, बॉक्साइट, उर्वरक, सोना, तांबा आदि शामिल है। कोलर या फिर बेलाडिला या सिंहभूम और कोरबा जैसी प्रसिद्ध खदानें प्रायद्वीप पठार में स्थित हैं। भारत के औद्योगिक विकास के लिए कोयला खदानें बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रायद्वीप पठार के भारत की कई प्रीमियम कोयला खदानें हैं। फिर हमारा प्रायद्वीपीय पठार के किली मिट्टी और जलवायु परिस्थिति इस कपास की खेती के लिए बेहतरीन स्थान बनाती है। नर्मदा और महानदी जैसी शक्तिशाली प्रायद्वीपीय नदियाँ मत्स्य पालन से लेकर खनिज भंडार तक प्राकृतिक संसाधनों को बहुत समृद्ध स्रोत में इस प्रकार के नदियों भारत में आर्थिक विकास की सहायक हैं। जैसे कि द पेनिनसुलर प्लेटियो इज़ द सम ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूबल मेटल रिजर्व इंक्लूडिंग है आयरन, बॉक्साइट, मिका या गोल्ड, कॉपर एट्सेट्रा। फेमस माइंस लाइक कोलर या फिर बेलडिलिया और सिंहभूम एंड कोरबा आर लोकेटेड इन द पेनिनसुलर प्लेटियो. Coal mines are very important for the industrial development of India, and the Peninsular Plateau houses many premium coal mines of India. The black soil and the climate condition in the Peninsular Plateau make it a great location for the cultivation of cotton. फिर mighty peninsular rivers like Narmada and Mahanadi are very rich sources of natural resources from fisheries to mineral deposits. Thus rivers are drivers of economic development in India. चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा 33 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी एवं उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया. व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हाउ डिड दे फेस देम. चलिए हम 33 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है. भारत की संविधान सभा में बहुत सारी समस्याएं थी. सभा के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं थी, जैसे पहला है हमारा एक ऐसे संविधान का निर्माण कैसे किया जाए जो विविध संस्कृति और विरासत के साथ पूरे देश में मौजूद लगभग 360 मिलियन लोगों की विशाल आबादी को संतुष्ट कर सके. और दूसरी थी हमारी देश के सभी नागरिकों के लिए लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित किया जाए, लोकतंत्र की सीमाएं क्या होनी चाहिए. और थर्ड है, चूंकि देश पहले ही विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा देख चुका था, इसलिए विधानसभा सदस्यों के मुख्य उद्देश्य यह था कि एक ऐसा संविधान कैसा बनाया जाए जो भविष्य में सांप्रदायिक हिंसा को रोकथाम सुनिश्चित कर सके. English में the Constituent Assembly of India had a lot of problems. The prominent problems faced by the assembly were first how to frame a constitution that can satisfy a huge population of around 360 million people present throughout the country with diverse culture and heritage. Second, how to ensure democracy for all citizens of the country. What should be the limits of the democracy? As the country had already witnessed communal violence during partition, so the main aim of the assembly members was how to design a constitution that can ensure the prevention of communal violence in future. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा 34 क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के हेतु शिक्षा व्यवस्था हमें कुछ सुधार के उपाय सुझाएं. Suggest some measures of reforms in education to mitigate the problem of the educated unemployed. चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 34 का.
34 क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला है, शिक्षित बेरोजगार की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा की योजना ठीक से बनाई और क्रियान्वित की जानी चाहिए कि ताकि भविष्य की संभावनाओं को नुकसान ना हो, और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसान के बेटे को साधारण स्नातक की पढ़ाई करने के बजाय अपने क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करने के बारे में परिशीलित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिए कि वह लोगों को आत्मनिर्भर और उद्यमशील बनाने के लिए प्रोत्साहित करे। फोर्थ है, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं ताकि अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को रोजगार हो सके। इंग्लिश में दी फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। फर्स्ट है, एजुकेशन शुड बी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली सो दैट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट माइट नॉट बी डैमेज्ड। Vocational education should be promoted. A farmer's son should be trained about how to improve the productivity of his field rather doing simple graduation. Third, education should be given in such a way that it encourages people to become self-reliant and enterprising. More and more employment opportunities should be generated so that maximum educated youth may get absorbed. चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 35 क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति से निकलने विचारों को उल्लेख कीजिए जो आने वाले समय में दुनिया 4 के लिए आदर्श साबित हुए। अथवा में है 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मेंशन द आइडियाज़ दैट इमर्ज फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट प्रूव टू बी आइडियल फॉर द वर्ल्ड इन फ्यूचर, और एक्सप्लेन द सोशल कंडीशन ऑफ द फ्रांस सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। हमें इसमें एक्सप्लेन करना है कि सामाजिक कंडीशन वहाँ की क्या थी 17th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी की, और इसमें हमें बताना है फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को उल्लेख करना है जो आने वाले समय में दुनिया के लिए आदर्श साबित हुए हैं। चलिए हम इसका भी आंसर देखते हैं। पहला विचार क्या है उनका, जैसे कि पहला है सभी के लिए समानता और अधिकार। फ्रांसीसी क्रांति ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि सभी लोगों को चाहे उनका सामाजिक वर्ग कुछ भी हो समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का शोषण, जिसमें कहा गया है कि पुरुष पैदा होते हैं और अधिकारों में स्वतंत्र और समान रहते हैं। सेकंड क्या था, लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी। क्रांति के कारण संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना और एक राष्ट्रीय सभा के गठन के साथ लोकतंत्र के भी उदय हुआ। इससे अधिक राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व की अनुमति मिली। फिर थर्ड, राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति के से भी राष्ट्रवाद की भावना और एक राष्ट्र राज्य के विचार का एक उदय हुआ। यह ले गया नागरिक आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना और उनके बीच एक समान पहचान का विचार। फिर पॉइंट, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। फ्रांसीसी क्रांति के कारण चर्च और राज्य अलग हो गए और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। धर्मनिरपेक्षता के इस विचार ने धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में मदद की। 15 है सामंतवाद और दास प्रथा के अनुमूलन। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवाद और दास प्रथा को समाप्त कर दिया जो सामाजिक और दास प्रथा थी। मध्य युग के दौरान यूरोप में मौजूद आर्थिक प्रणालियों इससे की गई लोगों दास प्रथा और सामंतवाद के बंधन से मुक्त होने में मदद मिली और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। अब इंग्लिश में, इक्वलिटी एंड राइट टू फॉर ऑल द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पॉपुलराइज द आइडिया दैट ऑल पीपल रिगार्डलेस फॉर their social class should have equal rights and opportunities. The Declaration of the Rights Men and Citizens, which states the men are born remain free and equal in rights, ये बता दिया कि जब पैदा होता है तो उसको फ्री एंड इक्वल राइट्स मिल जाते हैं। फिर है सेकंड, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन पार्टिसिपेशन। The revolution also led to rise of democracy with the establishment of constitutional monarchy and the formation of a national assembly. This should allow greater political participation and representation. फिर थर्ड, नेशनलिज्म। The French Revolution also led to the rise of nationalism, sentiment and the idea of a national state. This led to citizens' establishment of modern nation states and the idea of a common identity among. Secularism. The French Revolution also led to the separation of church and state and the establishment of secular state. The idea of secularism helped to promote freedom of religion and belief. Abolition of feudalism and serfdom. The French Revolution abolished feudalism and serfdom, which were the social and economic systems that existed in Europe during the Middle Ages. This helped to free many people from the yoke of serfdom and feudalism and
लेड टू ग्रेटर सोशल। और हमारा अथवा में भी एक क्वेश्चन था, उसका भी आंसर देख लेते हैं। पहली संपत्ति में चर्च और पदारी शामिल थे। उनके पास कई विशेष अधिकारी थे और वह सरकार द्वारा लगाए गए करों को भुगतान करने से मुक्त थे। द्वितीय जागीर, कुलीन और अमीर लोग दूसरी जागीर का हिस्सा थे और उन्हें कर देने में छूट थी। तीसरी संपत्ति, इस संपत्ति में किसान शामिल थे, वह जमींदारों को खेतों और उनके घर पर काम करते थे। ये संपत्ति कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्यों का भुगतान कर रही थी। इसमें हमें 3 स्टेज के बारे में बताना था इस क्वेश्चन में, जो ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। पहला इसमें इंग्लिश में फर्स्ट स्टेज इंक्लूड चर्च एंड क्लर्गी, दे हैड मैनी प्रिविलेज एंड वेयर फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्स लिव्ड बाय गवर्नमेंट, इनका टैक्स फ्री था। सेकंड स्टेट, नोबल्स एंड रिच पीपल वेयर अ पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेट एंड दे वेयर आल्सो फ्री फ्रॉम अमेइंग टैक्स। थर्ड स्टेट, द स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ पीसेंट्स, इनमें बहुत दिक्कत होती थी थर्ड स्टेट वालों को, जैसे कि यहाँ लिखा है किसान शामिल थे और वह जमींदारों को खेतों और उनका घर पर काम करते थे, वो घर पे ही काम करते थे। संपत्ति कई प्रत्यक्ष पर अप्रत्यक्ष करों को भुगतान कर रही थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेक्शन डी, सोर्स केस बेस क्वेश्चंस। हमें इसमें पैसेज दिए छोटे छोटे और इसमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें बताने होंगे। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पैसेज क्या है, विविध गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा, जैसे अर्थात प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि होती है, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन शामिल है। अब हमारा द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, बीमा आदि हैं। और फिर हमारा तृतीय क्षेत्र में शामिल है, इस क्रियाकलापों में परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ठीक है, तीनों ही ये मूल्यवर्धन करते हैं राष्ट्रीय आय में। ठीक है, फिर यह क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, जैसे बाजार क्रिया और हमारी गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं में वेतन या लाभ के उद्देश्य में की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और इनमें सरकारी सेवा लाभ के उद्देश्य से की गई पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। सहित वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय रव उपभोग के लिए उत्पादन है। चलिए अब इसके क्वेश्चन के आंसर करते हैं साथ साथ। राष्ट्रीय आय के मूल्य संवर्धन में शामिल है, तो हमारे इसमें तीनों ही होंगे, प्राथमिक क्षेत्र भी, द्वितीय भी और तृतीय भी। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चावल की खेती किस क्षेत्र की अंतर्गत आएगी, तो हम जानते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये कृषि, वानिकी और पशुपालन। जैसे कृषि में हमारी खेती आती है तो ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए, प्राथमिक क्षेत्र। फिर हमारा थर्ड, कुरियर सेवाएं का एक उदाहरण है, तो इसमें होगा हमारा द्वितीय क्षेत्र। सेवाएं हमारी सारी द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह। तो अब हमारा थर्ड है, वह क्रियाकलाप जो वेतन या लाभ के लिए की जाती हैं कहलाती हैं, वो क्या, तो वो हो जाएगी हमारी गैर बाजार गतिविधियाँ। नहीं, शायद इसमें हमारा होगा बाजार, इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए, बाजार गतिविधियाँ, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा है। ये रहा, बाजार क्रिया में वेतन या लाभ के उद्देश्य में की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन ए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वह क्रियाकलाप जो वेतन या लाभ के लिए की जाती हैं कहलाती हैं। जो वेतन या लाभ के लिए की जाती हैं वह क्या कहलाती हैं हमारी, इसमें होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ का होगा ए, बाजार गतिविधियाँ। हमारा इसमें ए होगा और ऊपर वाले में होगा हमारा बी, द्वितीय क्षेत्र। अब हमारा है 5 क्वेश्चन, किचन गार्डन में खुद के इस्तेमाल के लिए सब्जियां उगाना किस क्रियाकलाप अंतर्गत आएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा गैर बाजार गतिविधियां। चलिए अब ये इंग्लिश का पैसेज है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शन आपको खुद पढ़ लेना है इसमें, और मैंने आप ऊपर आंसर बता दिए हैं तो मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा, मैं सारे हिंदी वाले पढ़ लेता हूँ। अब हमारा 37 में अनुच्छेद है एक और, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैसेज अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये भी आपका 5 नंबर का है। जैसे कि पहला है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, ये हमें ध्यान रखना है। पश्चिमी की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदी हैं, जैसे सहायक नदी देख लेते हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं। सिंधु नदी
बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में परिवर्तित क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रवि, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के दौरान सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है पूछे गए हैं। पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं? तो इसमें होगा हमारा ये सारी ही नदी हमने ऊपर पढ़ी थी, ये सारी नदी इससे सहायक नदी हैं। फिर है सेकंड, कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी कौन सी नदी मिलती है? तो इसमें हमारा होगा हुंजा नदी हमारी मिलती है। ए, सिंधु नदी का उद्गम है, क्या है? तिब्बत। ऊपर ही पढ़ा था फर्स्ट लाइन में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी का मिठानकोट में मिलती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन था ऊपर रावी और चेनाब, जैसे कि हमारा रावी भी है, चेनाब भी है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी, थर्ड और फोर्थ। फिर सिंधु नदी भारत में किस स्थान में प्रवेश करती है? किस स्थान में प्रवेश करती है? वो करती है हमारा लद्दाख में। इसमें इंग्लिश में आप ऑप्शंस लगा लेना अपने आप टिक। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पैसेज है हमारा, अनुच्छेद को पढ़कर इसमें ये पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के नहीं 5 को कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। जैसे कि हरियाणा में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन के नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकदल नामक अपनी पार्टी सेकंड लाइन में दोबारा पढ़ ली। पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्ष दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वह किसानों और छोटे व्यापारियों को, ध्यान रखने वाली बात है, किसान और छोटे व्यापारियों को कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने ये वादा किया। उन्होंने वादा किया कि यह उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे, देवीलाल के वादे तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा में 90 सीटें 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और इस स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तक सिर्फ 5 सीटें लगी। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में हरियाणा राज्य किस राजनीतिक दल का शासन था? तो उस समय चल रहा था कांग्रेस। लोकदल पार्टी की स्थापना किसने की? ये की थी चौधरी देवीलाल ने। हमने ऊपर पढ़ा है। 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस दल की जीत हुई? तो वो हुई थी लोकदल। हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन की अगुवाई किसने की? वो की थी चौधरी देवीलाल। फिर 1987 में हरियाणा में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान चौधरी देवीलाल के क्या चुनावी वादे थे? वो हमने पढ़ा था, जैसे किसानों को वो कर्ज माफ़ी या छोटे व्यापारियों की कर्ज माफ़ी या बड़े उद्योगी। बड़े व्यापारियों को तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, पहला और दूसरे का ही बोला था। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा बी, केवल 2 और 1। निम्नलिखित में से सही कथन का पहचानिए। तो लोकदल और उसकी सहयोग पार्टी के एक राज्य 1987 के विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिला। लोकदल को अकेले 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ या फिर कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली थी, या उपरोक्त सभी। ये आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पैसेज, ये लास्ट पैसेज यहाँ तक है। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का प्रवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वह नस्ली आधार पर या तो बेहतर या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखें वाले नॉर्डिक्स, जर्मन, आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदी को नस्ल विरोधी यानी आर्य का कठोर शत्रु माना जाता था। ध्यान योग्य वाली बात है ये। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन, आर्य और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्लें सीच, चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट
स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। ज़रा रुकिए, थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, मुझे कुछ क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा ना। हाँ, तो डार्विन प्रकृति विज्ञानी थी जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता की सिद्धांत और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दो सबसे योग्य हैं, वही जिंदा बेचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है, वह वहीं पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और इसमें इंसानी हस्तक्षेप वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों को राजनेताओं को प्रेरित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों को सहारा लिया। और नाज़ियों की दलित बहुत सरल थी, नस्ल सबसे ताकतवर है, वह जिंदा रहेगी, कमजोर वो नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वेक्षण उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नाची विश्व दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किस नस्ल के श्रेष्ठ माना जाता था? वो थी आर्य नस्ल। फिर है, विकासवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था ए हॉर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर है, हिटलर के अनुसार आर्य का मुख्य शत्रु कौन था? वो था यहूदी, सी। फिर है, चार्ल्स डार्विन थे, वह थे एक प्राकृतिक वैज्ञानिक, डी। फिर है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किसका विचार दिया था? वो दिया था अतिजीविता का सिद्धांत, जैसे कि यहाँ पे ये रहा ये उनका सिद्धांत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में ये पैसेज है, इसके मैंने आंसर आपको बता दिया, आप इसको खुद रीड आउट करके और हिंदी ऊपर दे ही रखी है, तो आप अपने आंसर लगा के समझ के कर सकते हैं। फिर ये सेक्शन ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप अपने आप से कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग है, अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैप भी मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।